हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा रिएक्ट जेएस कोर्स से रिलेटेड 34 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं रिएक्ट का एक पैकेज जिसका नाम है यप। देखिए, पिछली कई वीडियोस में हमने यहाँ पर रिएक्ट जेएस के साथ फॉर्म को हैंडल करना सीखा है। इसी पिछली दो वीडियोस में हमने एक स्पेशल पैकेज भी किया था फॉर्म हैंडलिंग के लिए जिसका नाम था रिएक्ट हुक फॉर्म, जिसके अंदर हमने देखा कि इस पैकेज की हेल्प से रिएक्ट जेएस के अंदर हम फॉर्म हैंडलिंग के 3 इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। जैसे कि हम फॉर्म की स्टेट मैनेजमेंट को हैंडल कर सकते हैं, फॉर्म की सबमिशन को हैंडल कर सकते हैं और यहाँ पर फॉर्म को वैलिडेट भी कर सकते हैं। और इस पैकेज को यूज करने से हमारा कोड भी काफी ज्यादा कम हो जाता है और इसको समझना भी काफी इजी रहता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आपने हमारी पिछली 2 वीडियोस को देखा है तो वहां पर जब हमने रिएक्ट हुक फॉर्म के साथ वैलिडेशन लगाई थी तो हमने देखा था कि वहां पर हमारे को लिमिटेड फंक्शंस मिलते हैं, जैसे रिक्वायर्ड हो गया, मिन मैक्स, मिन लेंथ, मैक्स लेंथ, पैटर्न, वैलिडेट। ये बहुत ही लिमिटेड फंक्शंस हैं। जब हमारे पास बहुत लेंथी फॉर्म होता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो वहां पर हमें अपनी कस्टम वैलिडेशन ज्यादा लिखनी पड़ती हैं, जिसके लिए वैलिडेट नाम का मेथड भी आता है। ये हम अपनी पिछली 2 वीडियोस में देख चुके हैं। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास यहाँ पर रिएक्ट जेएस के अंदर एक अलग से पैकेज आता है जिसको हम कहते हैं यप। यप बेसिकली बनाया ही फॉर्म वैलिडेशन के लिए गया है। आप इसको रिएक्ट हुक फॉर्म के साथ भी यूज कर सकते हैं या विदाउट रिएक्ट हुक फॉर्म के साथ भी। इसके अंदर बहुत सारे वैलिडेशन के रूल्स आते हैं जिसको अभी हम समझने वाले हैं। तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जो हमारा ये पैकेज है यप, इसके अंदर स्ट्रिंग की वैलिडेशन से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन से मेथड्स आते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग से रिलेटेड ही इतने सारे मेथड्स हैं। जैसे कि है स्ट्रिंग, जिसकी हेल्प से हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि यूजर ने जो वैल्यू डाली है वो स्ट्रिंग है कि नहीं है। इसी तरह हम लेंथ की अगर लिमिट लगाना चाहते हैं, मिन, मैक्स, ये तीनों ही लेंथ की लिमिट से रिलेटेड मेथड्स हैं। अगर हम यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन से कुछ चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैचेस नाम का एक मेथड आता है जिसके अंदर अपना यहाँ पर एक्सप्रेशन पास करते हैं। अगर यूजर की वैल्यू उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो यहाँ पर हम मैसेज भी सेट कर सकते हैं। इसी तरह ईमेल की वैलिडेशन के लिए, यूआरएल की वैलिडेशन के लिए, यूयूआईडी की वैलिडेशन के लिए, डेट और टाइम की वैलिडेशन के लिए। और इसी तरह हमारे पास कुछ और भी मेथड्स हैं जिससे हम यहाँ पर अपने डाटा को, मतलब कि जो यूजर ने डाटा डाला उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, लोअर केस में, अपर केस में, उसमें ट्रिम कर सकते हैं। मतलब कि जो लेफ्ट और राइट से एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही है उनको हटा भी सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर नंबर से रिलेटेड मेथड्स भी आते हैं। जैसे नंबर हो गया, जो चेक करता है कि यूजर ने जो वैल्यू डाली है वो सिर्फ नंबर ही होनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो हम इसके अंदर मैसेज भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम एक लिमिट सेट कर सकते हैं मिनिमम नंबर की और मैक्सिमम नंबर की, या यहाँ पर और भी कंडीशंस लगा सकते हैं लिमिट से रिलेटेड, जैसे लेस देन, मोर देन। यहाँ पर नंबर वैल्यूज के साइंस भी चेक करने के लिए हमारे पास मेथड्स आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और यहाँ पर अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि यूजर ने फ्रैक्शन वैल्यू तो नहीं डाली है तो यहाँ पर इंटीजर नाम का मेथड आता है। और यहाँ पर जो न्यूमेरिक वैल्यू डाली गई है यूजर के द्वारा, उसमें यहाँ पर डाटा को अगर ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे उसने फ्रैक्शन वैल्यू डाली है तो उसकी फ्रैक्शन की वैल्यू को हटा के यहाँ पर नॉर्मल इंटीजर वैल्यू दिखानी तो उसके लिए ट्रंकेट आता है। और अगर हमें राउंड वैल्यू हुई फिगर में राउंड वैल्यू की वैल्यू को अगर चेंज करना है, जिसके लिए हमारे जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स आते हैं, जैसे फ्लोर हो गया, राउंड हो गया, इस तरह के वो सारे मेथड्स हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसी तरह डेट और टाइम को वैलिडेट करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे अलग अलग से मेथड्स आते हैं, जैसे डेट है, मिन है, मैक्स है, जिसमें हम मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट की लिमिट भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर हमारे पास जैसे एरेस को हैंडल करने के लिए यहाँ पर अलग से मेथड्स हैं, जैसे एरे है, एरे ऑफ, एरे रिक्वायर्ड, मेन, मैक्स, इंश्योर। बिल्कुल इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड भी हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स आते हैं। देखिए, जितने भी सारे मेथड्स हैं इसको हम इस वीडियो में तो कवर नहीं कर रहे, मगर इस वीडियो से आपको काफी हद तक ये पता लग जाएगा कि कैसे हम यप पैकेज को एक्चुअल लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि कैसे हम यप पैकेज को अपने दूसरे पैकेज जिसका नाम है रिएक्ट हुक फॉर्म, उसके साथ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर आकर मैंने npm पैकेजेस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखी है जिसका नाम है npmjs.com। और यहाँ पर आकर मेरे को सर्च करना है अपने मेन पैकेज का नाम जिसका नाम है यप। ये देखिए, यहाँ पर सर्च को करने के बाद यहाँ पर जो सबसे पहला लिंक आ रहा है यप, मैं इस पर क्लिक करता हूं और ये देखिए, ये यप का एक तरीके से ऑफिशियल वेब पेज है जहां पर जाकर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसको इंस्टॉलेशन करने की जो मेन कमांड है वो भी यहां दी हुई है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। इसके अंदर बेसिकली हम एक स्कीमा डिफाइन करते हैं कि हमारा फॉर्म क्या होने वाला है, उसके अंदर किस तरह से वैल्यूज आती हैं। ये बेसिक यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कैसे हम इसे रियल लाइफ में यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इन्हें 4 फील्ड्स ले रखी हैं, या 4 या 5। देखिए, नेम है वो स्ट्रिंग होना चाहिए और रिक्वायर्ड मतलब उसको डालना जरूरी है। एज है वो नंबर होनी चाहिए, रिक्वायर्ड भी है, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए और इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए।
फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ नहीं चलेगी। तो ये 4 अलग अलग वैलिडेशन लगा दी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप इसे विदाउट रेक्ट भी यूज कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर कई अलग अलग मेथड्स हैं। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी ऑफिशियल गिटहब की रिपोजिटरी भी है। मैं इस पर क्लिक करता हूं और ये देखिए यहाँ पर मैं आया। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं कि इसको रियल लाइफ में आप कैसे यूज कर सकते हैं रेड प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर जो इससे रिलेटेड जितने भी अलग अलग मेथड्स हैं वो सारे यहाँ पर दे रखे हैं। ये देखिए जैसे स्ट्रिंग से रिलेटेड सारे मेथड्स हैं जिसकी लिस्ट मैंने अभी आपको दिखाई थी। अगर आप लेंथ को यूज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर इसको यूज करने का पूरा सिंटेक्स दे रखा है और इसका मतलब क्या है सब कुछ यहाँ बता रखा है। अब इसी पैकेज के साथ हम एक दूसरा पैकेज भी यूज करने वाले हैं जिसको हम अपनी पिछली 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जिसका नाम है रेक्ट हुक फॉर्म। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो के दोनों लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएंगे जहां पर जाकर आप इसके बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी इंस्टॉलेशन की कमांड है। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए अगर आप यहाँ पर यप को रेक्ट हुक फॉर्म के साथ यूज करना चाहते हैं तो आपको एक थर्ड पैकेज की भी जरूरत होती है जिसका नाम होता है हुक फॉर्म रिजॉल्वर। इसका यूज हम इसलिए वजह से करते हैं, अगर आप यप के साथ रेक्ट हुक फॉर्म को यूज करना चाहते हैं वैलिडेशंस के लिए तब हम इसका यूज करते हैं। तो इसका भी हम इंस्टॉल करेंगे। मतलब कि अभी हम 3 पैकेज इंस्टॉल करने वाले हैं, यप, रेक्ट हुक फॉर्म और ये हुक फॉर्म का रिजॉल्वर। तो ये चलते हैं अपने एडिटर में और वहां पर अपने प्रोजेक्ट में ये तीनों पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आ गया अपने VS कोड एडिटर में और यहाँ पर मैंने एक बेसिक प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके रखा है रेक्ट का जिसका नाम मैंने रखा है यप। अब यहाँ पर मैं सोर्स फोल्डर के अंदर आता हूँ जहां पर हम अपना मेन प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं और यहाँ पर ये एसेट्स और कुछ CSS की फाइल्स आ रही हैं, इन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए अब हमारे पास सिर्फ 2 ही फाइल्स हैं। सबसे पहले मैं अपनी मेन फाइल खोलता हूँ main.jsx और यहाँ पर आकर जो index.css की फाइल का पाथ आ रहा है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, इसको क्लोज करता हूँ। अब आते हैं अपने मेन कंपोनेंट के अंदर जिसका नाम है ऐप और यहाँ पर जितना भी ये बेसिक कोड लिखा हुआ है इस सब को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और जो ये JSX सारी रिटर्न कर रहा है इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं अपने 3 पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ, ये देखिए, और यहाँ पर अपनी कमांड पेस्ट करता हूँ npm i up। इसी के साथ मैं अपना एक दूसरा पैकेज भी इंस्टॉल कर रहा हूँ जिसका नाम है रेक्ट हुक फॉर्म और इसी के साथ मैं इसका रिजॉल्वर भी इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर यह पैकेज को रेक्ट हुक फॉर्म के साथ यूज करना चाहता हूँ तो इसकी जरूरत पड़ती है हमारे को। ये देखिए मैंने यहाँ पर एंटर किया। ये देखिए यहाँ पर ये मेरे तीनों पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं तो मैं स्क्रीन को यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ। अब सबसे पहले आकर मैं यहाँ पर अपना एक कंपोनेंट बनाता हूँ जिसके अंदर मैं फॉर्म्स को बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं सोर्स पे राइट क्लिक करके यहाँ पर एक नई फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ फॉर्म। यही मेरा मेन कंपोनेंट बनने वाला है जिसके अंदर मैं फॉर्म यहाँ पर प्लेस करूंगा। तो यहाँ पर मैं बेसिक कंपोनेंट का कोड लिख लेता हूँ। ये देखिए ये मेरा बेसिक कंपोनेंट बन गया फॉर्म जो एक JSX रिटर्न करेगा जिसको मैंने लास्ट में एक्सपोर्ट भी कर रखा है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ रेक्ट हुक फॉर्म को। तो इसके लिए हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, यहाँ पर हम यूज फॉर्म नाम से एक कंपोनेंट लोड करते हैं जो हमारा बना होगा रेक्ट हुक फॉर्म के अंदर। और यहाँ पर जो हमारा मेन फॉर्म है यहाँ पर हम क्या करने वाले, यहाँ पर हम एक फॉर्म रिटर्न करेंगे। इसके अंदर से एक्शन हटा देता हूं। अब इसके अंदर आकर मैं यहाँ पर 3 फील्ड्स लेने वाला हूं, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो उनके लिए मैं अलग अलग से इनपुट बॉक्स क्रिएट कर लेता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने 3 इनपुट फील्ड्स लिए, आप देख सकते हैं। एक है नेम के लिए, एक है ईमेल जिसकी टाइप भी ईमेल है और यहां पर एक है पासवर्ड फील्ड जिसमें प्लेस होल्डर भी पास किया हुआ है पासवर्ड। अब यहां पर मैंने एक बटन भी ले लिया फॉर्म को सबमिट करने के लिए जिसकी टाइप मैंने रखी है सबमिट। अब मैं चाहता हूं यूजर जब भी इसे सबमिट करे तो यहां पर उसके लिए भी मैं यहां पर ऑन सबमिट नाम का इवेंट कॉल कर लेता हूं। और इसके अंदर आपको मालूम है हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, जब भी हम रेक्ट हुक फॉर्म को यूज करते हैं तो यहाँ पर हैंडल सबमिट नाम का एक मेथड आता है जो यूज फॉर्म के अंदर ही होता है। तो उसको इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ऊपर एक वेरिएबल भी डिफाइन करना पड़ेगा जो यूज करेगा यूज फॉर्म को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर
रजिस्टर नाम से एक फील्ड ले रहा हूं, मतलब कि एक वेरिएबल, जिसकी हेल्प से हम यहां पर अपने इनपुट बॉक्स को रजिस्टर करेंगे रेक्ट हुक फॉर्म के साथ। ये हमारा दूसरा वेरिएबल हो गया हैंडल सबमिट, जो एक तरीके का फंक्शन है जो हमारी हेल्प करता है फॉर्म को सबमिट करने पे। इसी के साथ एरर्स को हैंडल करने के लिए हम यहां पर फॉर्म स्टेट को यूज करेंगे। ये सब हम अपनी पिछली 2 वीडियोस में देख चुके हैं। तो इसका एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है एरर्स। जो सब ये तीनों वेरिएबल्स हैं, ये यूज हम कहां से करेंगे? यूज फॉर्म से। ये देखिए, अब सबसे पहले मैंने यहां पर रजिस्टर को यूज किया, तो इससे रिलेटेड मैं यहां पर ये तीनों फील्ड्स को यहां पर रजिस्टर कर लेता हूं। ये देखिए, तीनों इनपुट फील्ड्स के लिए मैंने यहां पर रजिस्टर को यूज किया और इन सबका एक नेम भी रख दिया। पहली वाली फील्ड का नेम है नेमी, दूसरी फील्ड का मैंने नाम रखा है यहां पर ईमेल, और थर्ड फील्ड का नाम मैंने यहां पर रखा है पासवर्ड। आप यहां पर कुछ और भी रख सकते हैं। अब यहां पर एरर हैंडलिंग के लिए जैसे मैंने यहां पर इस वेरिएबल का यूज किया एरर्स का, तो इससे रिलेटेड मैं यहां पर तीनों फील्ड्स के लिए जब भी कोई एरर आएगा वैलिडेशन से रिलेटेड, तो यहां पर मैं एक पैराग्राफ लेकर उसमें एरर को शो भी कर देता हूं। ये देखिए, तीनों इनपुट फील्ड्स के लिए एरर को शो करने के लिए मैंने यहां पर एक पैराग्राफ लिया जिसपे क्लास लगाई है एरर, और यहां पर हमारे एरर्स जितने भी आएंगे जो कि नेम से रिलेटेड होंगे, अगर उसमें कोई भी एरर होगा तो उसको पहले हम चेक भी कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क से। अगर उसमें कोई एरर है तो हम उससे रिलेटेड जो भी मैसेज है वो यहां पर शो कर देंगे। ये मैसेज कहां से आएगा? ये मैसेज आएगा यप की वैलिडेशन से। पिछली वीडियो में हम ये मैसेज ला रहे थे रेक्ट हुक फॉर्म का जो इनबिल्ट वैलिडेशन सिस्टम है उससे, मगर यहां पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। लिखने का तरीका सब सेम ही रहेगा जैसे हम पिछली 2 वीडियोस में देख चुके हैं। अब यहां पर ऑन सबमिट में मैं इस फंक्शन को यूज करूंगा हैंडल सबमिट, और ये कॉल करेगा एक दूसरा फंक्शन जिसका नाम भी मैं रख देता हूं ऑन सबमिट। आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं, तो ये फंक्शन भी मैं क्रिएट कर लेता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने एक एरो फंक्शन बनाया ऑन सबमिट, जिसके अंदर जब भी कोई डाटा आएगा, जब भी हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो यहां पर ये कॉल करेगा ऑन सबमिट, और इसको हैंडल सबमिट क्या है, एक पूरा फॉर्म का डाटा देगा। वो डाटा हम यहां पर एज ए पैरामीटर यहां पर पास कर रहे हैं। आप इसको राउंड ब्रेसेस में भी ले सकते हैं और विदाउट राउंड ब्रेसेस भी। अब इसी के अंदर आकर मैं इसे प्रिंट कर देता हूं। ये देखिए, तो ये हो गया मेरा पूरा इस फॉर्म का पेज का काम। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ऊपर रेक्ट हुक फॉर्म को इंक्लूड किया और यहां पर इसकी एक प्रॉपर्टी यूज किया रजिस्टर, जिसकी हेल्प से मैंने यहां पर सभी इनपुट फील्ड्स को यहां पर रजिस्टर कर लिया। उसी के साथ मैंने यहां पर इसका मेथड यूज किया हैंडल सबमिट, जिसकी हेल्प से हम फॉर्म को सबमिट करेंगे। जैसे हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, हम जस्ट इस वीडियो के अंदर जब भी यूजर फॉर्म को सबमिट करेगा तो उसके डाटा को जस्ट कंसोल में शो कर रहे हैं, मगर आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि इस डाटा को एक्चुअल लाइफ में सर्वर पे सेव कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआई। अब यहां पर इसके बाद बात आती है कि हम वैलिडेट कैसे करेंगे इन सारी फील्ड्स को, कि इसके अंदर कौन कौन सा डाटा आ सकता है और कौन सा नहीं। उसी के लिए हम यहां पर अपनी एक अलग से फाइल बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे schema.js। तो यहां पर मैं आता हूं और यहां पर एक नई फाइल बना रहा हूं schema.js। अब इसी के अंदर हम यप को यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर इंपोर्ट करूंगा स्टार एज यप फ्रॉम। ये देखिए, तो मैंने यहां पर जितने भी इसके इनबिल्ट मेथड से उन सबको यहां पर इंपोर्ट कर लिया एज ए स्टार, और इसका नया नाम क्या रख दिया, यप। मतलब कि जब भी हम किसी भी मेथड को यूज करने वाले होंगे तो उससे पहले हम यप लिखेंगे और डॉट लगा के जो भी इसके अंदर मेथड है जो भी हम यूज करेंगे इस पेज में उसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इस पेज में करने के वाले हैं, हम यहां पर जो भी हमने फॉर्म क्रिएट किया है form.jss फाइल में, उसमें जितनी भी फील्ड्स हैं उसके अंदर क्या क्या डाटा आ सकता है फ्यूचर में, उसकी एक वैलिडेशन का रूल डिफाइन करेंगे। तो उसको हम कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। उसके लिए हम सबसे पहले यहां पर एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम मैं यहां पर रख रहा हूं रजिस्टर स्कीमा, और ये यूज करेगा यप को। ये देखिए यप। अब देखिए, जो भी हम इसके अंदर वैलिडेशन रूल बनाते हैं ना, वो यहां पर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में बनाते हैं। तो उसके लिए यप का इनबिल्ट मेथड आता है ऑब्जेक्ट, और इसी के अंदर जाकर हम करली ब्रेसेस के अंदर अपना पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज लेंगे, जहां पर जो नेम होंगे वो हमारे फॉर्म की फील्ड के नेम होंगे, और उसके अंदर क्या वैलिडेशन रूल लगाना है वो इसी करली ब्रेसेस के अंदर देंगे। तो यहां पर मैं एंटर लगाता हूं और अपनी सारी फील्ड्स के नेम आपको एक बार दोबारा दिखाता हूं। देखिए, एक नेम है यहां पर नेम, ईमेल, और एक है पासवर्ड। तो मैंने यहां पर एक पहली फील्ड ले ली नेम।
अब इसके ऊपर मेरे को यहाँ पर यप की वैलिडेशन रूल लगाना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं यप। अब देखिए नेम की फील्ड है तो उसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही आनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग। ये एक वैलिडेशन रूल मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसी के साथ मैं अगर ये चाहता हूं कि नेम को डालना अगर जरूरी है तो यहां पर रिक्वायर्ड भी लिख लेता हूं। ये देखिए, अब अगर यूजर नेम को नहीं डालता तो यहां पर उसको क्या मैसेज शो करना है वो मुझे इसके अंदर दे देना है। यहां पर ये देखिए, मैंने जैसे यहां पर लिख दिया नेम इज रिक्वायर्ड, तो ये मेरी पहली फील्ड होगी। इसी के बाद मैं अपनी दूसरी फील्ड लेता हूं जिसका नाम है ईमेल। इसको भी मेरे को स्ट्रिंग ही रखना है, तो यहां पर मैं लिखता हूं स्ट्रिंग। देखिए, जब तक आप इसे स्ट्रिंग नहीं बनाएंगे तो यहां पर जो मैंने आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड सारे मेथड्स दिखाए थे वो आप यूज नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स आते हैं, जैसे ईमेल को भी अगर चेक करना है तो उसके लिए भी आपको यहां पर स्ट्रिंग मेथड को पहले इंक्लूड करना है। तो उसके अंदर हमारे पास यहां पर आता है ईमेल। इसका मतलब है कि यूजर को यहां पर ईमेल डालनी जरूरी है, और ये चेकिंग भी होगी कि उसने प्रॉपर ईमेल डाली है कि नहीं। अगर उसने गलत डाली है ईमेल तो यहां पर एक मैसेज आ जाएगा जो भी हम यहां पर लिखेंगे। तो जैसे मैं यहां लिख देता हूं इनवैलिड ईमेल। इसी के साथ मैं यहां पर रिक्वायर्ड भी लगाना चाहता हूं कि ईमेल को भी डालना जरूरी है। मैं क्या करता हूं, बेसिकली इसको नेक्स्ट लाइन में एंटर कर देता हूं। इस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं। ये देखिए, तो यहां पर ईमेल को भी डालना जरूरी है। अगर यूजर इस फील्ड को ब्लैंक छोड़ देता है तो यहां पर मैसेज आ जाएगा ईमेल इज रिक्वायर्ड। अब हमारे पास लास्ट फील्ड बची है पासवर्ड। तो इस पर भी मैंने सबसे पहले स्ट्रिंग नाम का मेथड यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया। अब इसके बाद मैं यहां पर स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी मेथड्स हैं उसको यूज कर सकता हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि यूजर जो भी पासवर्ड डाल रहा है उसकी मिनिमम लेंथ यहां पर 6 होनी चाहिए, मतलब कि 6 कैरेक्टर्स। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूं और यहां पर अपना मेथड यूज करता हूं मिन। मिन के अंदर यहां पर सबसे पहले आपको बताना होता है कि मिनिमम नंबर कितना। देखिए, जैसे यहां पर बताया हुआ, और सेकंड में आता है मैसेज, मतलब कि 2 पैरामीटर डालने जरूरी हैं। तो ये होगी हमारी मिनिमम लेंथ, और इसके बाद अगर यूजर ये नहीं डालता तो उसको मैसेज क्या शो करना है, पासवर्ड मस्ट बी 6 कैरेक्टर्स। तो ये मैंने मैसेज यहां पर डाल दिया। और पासवर्ड भी डालना अगर जरूरी है उसके लिए मैं यहां पर फिर से डॉट लगाता हूं और लिखता हूं रिक्वायर्ड। ये देखिए, तो मैंने पासवर्ड पे 3 अलग अलग वैलिडेशंस लगा दिए, ईमेल पे भी 3 वैलिडेशन लगाई हैं, और यहां पर नेम पे 2 वैलिडेशन, स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड। ये मेरा वैलिडेशन स्कीमा बन गया कि मेरे फॉर्म के अंदर जो ये तीनों फील्ड्स हैं उसके अंदर किस तरह की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। अब इसको अगर हम इस फाइल में यूज करना चाहते हैं स्कीमा को, तो इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहां पर इस वेरिएबल को मैं यहीं पर एक्सपोर्ट कर देता हूं। ये देखिए, अब ये रजिस्टर स्कीमा को मैं यहां पर दूसरी फाइल के अंदर जाकर इंपोर्ट कर लेता हूं। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं टॉप पे जाता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने रजिस्टर स्कीमा जो इसको मैंने एक्सपोर्ट किया था इसको यहां पर इंपोर्ट कर लिए। ये फाइल का पाथ भी आ रहा है। अब देखिए, अगर मैं यहां पर ये जो स्कीमा मैंने बनाया ये तो यप में बनाया, अगर मैं इसको रेड हुक फॉर्म के साथ यूज करना चाहता हूं तो यहां पर मैंने आपको बताया कि हमारे को थर्ड पैकेज की जरूरत होती है जिसका नाम होता है हुक फॉर्म रिजॉल्वर। तो उसको भी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ, तो यहां पर मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूं। ये देखिए, इसका नाम है यप रिजॉल्वर। तो यहां पर मैंने इसे फ्रॉम, ये फाइल का पाथ आ गया, हुक फॉर्म /resolver/yap। तो ये भी मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जो मैंने ये रेक्ट हुक फॉर्म का ये मेथड यूज किया यूज फॉर्म, इसके अंदर बताना है कि मैं कौन सा रिजॉल्वर यूज कर रहा हूं। उसका नाम है यप रिजॉल्वर। तो उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर सबसे पहले मुझे कर्ली ब्रेसेस लगानी है। यहां पर मैं एंटर लगा देता हूं और यहां पर लिखता हूं रिजॉल्वर। और रिजॉल्वर कौन सा है, जिसका नाम है यप रिजॉल्वर। और सारे इसके अंदर मुझे बताना है रिजॉल्वर के अंदर कि मेरे वैलिडेशन के रूल कहां पर है। अगर आपने इसी पेज में डिफाइन किया तो उस वेरिएबल का नेम आ जाएगा, मगर हमने इसे दूसरी फाइल में बनाया था जिसको मैंने यहां पर इंपोर्ट भी किया, रजिस्टर स्कीमा, इसको मेरे को इसके अंदर डिफाइन कर देना है। ये देखिए, तो सबसे पहले हम यहां पर यप रिजॉल्वर को यहां पर इंपोर्ट करेंगे और इसी के साथ अपनी दूसरी फाइल जिसके अंदर मैंने सारे स्कीमा डिफाइन किए अपने फॉर्म को, उसको यहां पर इसके अंदर इस तरह से बता देना है। अब क्या होगा, हमारा जो रेक्ट हुक फॉर्म का ये मेथड है ये यप की इस वैलिडेशन रूल्स को यूज कर सकता है, क्योंकि मैं इसके लिए यप रिजॉल्वर को यूज कर रहा हूं। तो ये बस इतना ही काम था, ये काम हमारा हो चुका है। सबसे पहले हम अलग से फॉर्म बनाते हैं रेक्ट हुक फॉर्म की हेल्प से, उसके बाद किसी अलग फाइल में या इसी फाइल के अंदर सारे वैलिडेशन रूल डिफाइन करते हैं जैसे हमने यहां पर किए हैं। कौन कौन सी फील्ड्स होंगी, नेम आपको वही रखने हैं जो अपने रजिस्टर के टाइम पे लिखे थे। तो हमारे 3 फील्ड्स थी, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो उनके अलग अलग वैलिडेशन रूल बनाए। इसको मैंने एक्सपोर्ट करके यहां पर इंपोर्ट किया सबसे ऊपर,
और यहाँ पर रिजॉल्वर का यूज करके ये वैलिडेशन के रूल जो है हमने बाइंड कर दिए अपने रेक्ट हुक फॉर्म के साथ। मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूं तो उसकी कमांड है npm run dev। और देखिए हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। मैं इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूं और अपने जो ये मेन कंपोनेंट है जिसका नाम है फॉर्म, मैंने इसे ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है, तो यहां पर मैं इसे इंपोर्ट भी कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर मेरी तीनों फील्ड्स आ चुकी हैं और रजिस्टर का बटन भी। अब देखिए अगर मैं इनको फिल ही नहीं करता तो यहां पर अगर रजिस्टर पर क्लिक करता हूं तो देखिए यहां पर एरर के मैसेज भी आ चुके हैं। नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड और पासवर्ड मस्ट बी 6 कैरेक्टर्स। और अगर मैं सिर्फ एक नेम डाल देता हूं, जैसे यहां पर लिख दिया अपने चैनल का नाम याहू बाबा, तो देखिए उसका वैलिडेशन का जो यहां पर एरर मैसेज आता है वो हट चुका है। अगर मैं ईमेल डालता हूं मगर गलत, देखिए सिर्फ वाई भी लिखता हूं तो देखिए यहां पर आगे इनवैलिड ईमेल, क्योंकि ये प्रॉपर ईमेल नहीं है। तो देखिए यहां पर मैंने एक ईमेल डाल दी। अब देखिए जो पासवर्ड है अगर मैं उसको यहां पर 6 कैरेक्टर से कम डालता हूं, मैंने यहां पर लिखा 1 2 3, तो देखिए अभी भी ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। मैं यहां पर प्रॉपर 6 कैरेक्टर का पासवर्ड डाल देता हूं 4 5 6। ये देखिए पहले मैं यहां पर इंस्पेक्ट करके कंसोल को ओपन कर लेता हूं। ये देखिए इसको क्लियर करता हूं। अब अगर जब भी मैं फॉर्म को रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहां पर हमारा सारा फॉर्म सबमिट हो चुका है, सारा डाटा हमारे को रिसीव हो रहा है। और अगर मैं इसके अंदर कुछ भी गलत डालता हूं, देखिए जैसे मैंने पासवर्ड जो है कम डाला, तो ऑटोमेटिकली यहां पर ये मैसेज आ जाएगा वैलिडेशन का और फॉर्म भी सबमिट नहीं होगा। जब तक पूरा फॉर्म वैलिडेट नहीं होता, आप वैलिड डाटा नहीं डालते, तब तक रजिस्टर भी नहीं कर सकते। तो देखिए जैसे मैंने डाला, रजिस्टर पे क्लिक किया, अब यहां पर डाटा ऐड हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप यहां पर जैसे मैंने पासवर्ड लगाया, कई बार आपने देखा होगा वेबसाइट में यहां पर कंफर्म पासवर्ड के लिए भी दिया होता है, मतलब कि आपको पासवर्ड 2 बार डालना होता है। दूसरी वाली फील्ड में जस्ट आप यहां पर ये बताते हैं कि जो मैंने ऊपर पासवर्ड डाला है वो नीचे वाली फील्ड में सेम डाला है कि नहीं। तो उसको हम यहां पर यप के साथ वैलिडेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए जैसे मैंने पासवर्ड के लिए फील्ड बनाई थी, बिल्कुल इसी तरह से मैं इसी को कॉपी करके यहां पर एक फील्ड और बना लेता हूं। इसमें भी टाइप पासवर्ड ही रहेगा, बस यहां पर जो इसका नाम रखना है उसका नाम मैं रख देता हूं कंफर्म पासवर्ड, और यहां पर प्लेस होल्डर में भी डाल देता हूं कंफर्म पासवर्ड। अब अगर इससे रिलेटेड कोई मैसेज आएगा एरर का, तो उसके लिए नेम यहां पर है कंफर्म पासवर्ड, तो यही नेम एग्जैक्टली मेरे को यहां पे पास करना है। ये देखिए अब इसका वैलिडेशन रूल भी लिख लेते हैं, मतलब कि इसको स्कीमा में हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आता हूं, देखिए सबसे पहले मैंने यहां पर जैसे 3 फील्ड्स बनाई थी, तो यहां पर एक फील्ड और बना लेता हूं कंफर्म पासवर्ड। तो देखिए ये यहां पर कंफर्म पासवर्ड में मैंने लिखा कि सबसे पहले जो इसके अंदर वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। अब इसके बाद मुझे यहां पर यह बताना है कि इसके अंदर एग्जैक्टली वही वैल्यू होनी चाहिए जो ऊपर आपने पासवर्ड में डाली है। तो उसके लिए यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर इसके लिए अलग से एक मेथड आता है वन ऑफ, उसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं। अब वन ऑफ के अंदर हमें यहां पर क्या करना होता है, यहां पर हमें बताना होता है कि इसको कौन से दूसरी फील्ड के साथ रेफरेंस है इसके साथ। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे यप, और यप का एक मेथड आता है आरईएफ। आरईएफ मतलब होता है रेफरेंस, जिसके अंदर हम बताते हैं कि दूसरी कौन सी फील्ड है जहां से रेफरेंस लेना है। तो उस फील्ड का नेम अंदर आता है, तो हमारी उस फील्ड का नाम है यहां पर पासवर्ड। तो मैंने यहां पर लिखा, और यूजर अगर इसके अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं डालता तो यहां पे क्या करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जो ये हमारी रेफरेंस का जो मैंने कोड लिखा है इसको कट करता हूं और इसको एरे में डालना है। ये देखिए इसके बाद इसमें सेकंड पैरामीटर मैसेज स्टोर करना है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे पहला पैरामीटर है वो एज ए यहां पर एरे आएगा। तो हमने एरे के अंदर ये फील्ड की सारा मैसेज यहां पे कोड डाल दिया जिसमें रेफरेंस बताया कि कौन सी फील्ड है। अब यहां पर हम मैसेज स्टोर कर देता हूं पासवर्ड मस्ट मैच, और इसी के साथ यहां पर वैलिडेशन रूल और लगाना है कि इसको भी डालना जरूरी है। तो उसके लिए भी मैं यहां पर रिक्वायर्ड को यूज करूंगा। ये देखिए यहां पर एक एरर दिखा रहा है कंफर्म पासवर्ड। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि यहां पर हमने क्या नाम रखा है, यहां पर भी वही नेम है एग्जैक्टली कंफर्म पासवर्ड। तो देख लेते हैं यहीं से कॉपी करके यहां पर पेस्ट करके, ये ऊपर वाली फील्ड से पहले मैंने यहां पर कोमा नहीं लगाया, इसी वजह से एरर आ रहा है। ये देखिए तो बेसिकली इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। ये देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, यहां पर मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं और इसको क्लियर करता हूं। अब देखिए यहां पर मैं कुछ भी नेम लिखता हूं, पासवर्ड में लिखता हूं 1 2 3
456, मगर यहां पर कंफर्म पासवर्ड गलत डाल देता हूं। यहां पर मैंने लिखा ABCDEF। अब मैं रजिस्टर पे अगर क्लिक करूंगा तो यहां पर देखिए मैसेज आ गया, पासवर्ड मस्ट मैच। अगर मैं इसमें वैल्यू कम डालूंगा और रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तब भी देखिए ये आ रहा, पासवर्ड मस्ट मैच। अब मैं यहां पर करेक्ट पासवर्ड डालता हूं जो मैंने ऊपर डाला है, 123456। तो देखिए यहां से मैसेज भी चला गया। मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूं और ये देखिए आप देख सकते हैं कि पासवर्ड में भी आ रहा है 123456 और कंफर्म पासवर्ड भी यही आ रहा है 123456। बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको एक न्यूमेरिक फील्ड भी डाल के दिखाता हूं। जैसे हम यहां पर एक फील्ड ले लेते हैं एज के लिए, तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, इसी को यहां से कॉपी करता हूं और यहां पर टाइप में डालता हूं नंबर और इसको नेम देता हूं एज। ये देखिए अब ये मेरी फील्ड है इनपुट टाइप नंबर, जिसका नेम मैंने रजिस्टर किया एज। और अगर इसमें कोई भी एरर आता तो नीचे हम पैराग्राफ में इस तरह से शो कर रहे हैं। अब इसका भी वैलिडेशन रूल मेरे को डिफाइन करना है, तो इसके लिए हम यहां पर यप की हेल्प लेंगे और यहां पर आता हूं अपने स्कीमा वाली फाइल में। यहां पर मैं एक फील्ड और बना लेता हूं, इसका नाम मैं रखता हूं एज। तो सबसे पहले जो एज है उसमें न्यूमेरिक वैल्यू ही स्टोर करनी है, तो उसके लिए यहां पे मेथड आता है नंबर। ये देखिए, तो पहले ये चेक होगा कि इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है कि नहीं, मतलब कि नंबर वाली वैल्यू। अगर आ रही है तो हम उससे रिलेटेड और भी यहां पर उसके सब मेथड्स को यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर एक यूज कर लेता हूं मेन, कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बना रहे, तो यहां पर हम एक मिनिमम एज डिफाइन कर देते हैं 18। अगर यूजर नहीं डालेगा 18 तो यहां पर हम उसको एक मैसेज भी शो कर देंगे, एज मस्ट बी एटलीस्ट 18। और इसको भी डालना जरूरी है, तो यहां पर मैं यूज कर लेता हूं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड से पहले डॉट भी लगानी है, एज इज रिक्वायर्ड। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। देखिए यहां पर मैं आ गया अपने एडिटर में। यहां पर एक बार फाइल को रिफ्रेश करता हूं और यहां पर इसको क्लियर कर देता हूं। अब देखिए यहां पर मैं एक डमी डाटा डालता हूं। अब जो एज है उसको पहले मैं 18 से कम डाल के दिखाता हूं। तो देखिए जैसे मैंने यहां पर डाल दिया 12, बाकी सब फेक डाटा मैं डाल चुका हूं। यहां पर रजिस्टर पे क्लिक करता हूं तो देखिए यहां पर मैसेज आ गया, एज मस्ट बी एटलीस्ट 18। अगर मैं यहां पर 18, 19 कुछ भी डालूंगा तब प्रॉपर चलेगा। मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूं और देखिए मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। 18 से ज्यादा जितनी मर्जी एज हो, मगर 18 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 18 से कम कोई एज होगी तो यहां पर ये मैसेज आ जाएगा। देखिए जो ये मैसेज आ रहे हैं इसको भी आप कलरफुल कर सकते हैं, जैसे कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। यहां पर मैं इससे रिलेटेड यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी सीएसएस की क्लास लगा रखी है एरर, तो उसको सीएसएस की फाइल में जाकर आप रेड वगैरह भी सेट कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको कुछ डाटा को ट्रांसफॉर्म करने के मेथड्स आते हैं, उसको यूज करके दिखाता हूं। देखिए जैसे यहां पर सबसे पहली फील्ड है नेम, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं। अब यूजर यहां पर कैपिटल लेटर में भी अपना नाम डाल सकता है, तो मैं चाहता हूं कि वो ना डाल पाए। अगर डाला है तो उसको हमारा यहां पर कोई मेथड जो स्कीमा फाइल है वो उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दे। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर अपने दो मेथड्स को यूज करूंगा। बेसिकली इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूं। सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम मैं यहां पर रख रहा हूं ट्रिम। ये इनबिल्ट मेथड है। ये क्या करता है, इसको आप सभी फील्ड्स के साथ यूज कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है यूजर अपना नेम लिखने से पहले काफी सारी स्पेस डाल देता है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखिए जैसे यहां पर ये नेम लिखा हुआ, इससे पहले गलती से कोई स्पेस आ गई या नेम के बाद में कोई एक्स्ट्रा स्पेस आ गई। यहां पर जो ये एक्स्ट्रा स्पेस इससे पहले और बाद में आ रही है, इसी को ट्रिम मेथड जो है ट्रिम कर देता है, ये एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा देता है। तो यहां पर मैंने इसे ट्रिम कर दिया। इसी के साथ मैं यहां पर अपना दूसरा मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है लोअर केस। लोअर केस क्या है, ये इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो यहां पर मैं फाइल को सेव करके चेक कराता हूं। तो देखिए मैं यहां पर आया, मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूं, इसको क्लियर करता हूं। अब देखिए यहां पर मैं फेक डाटा एंटर कर देता हूं, ये मैंने कर दिया। अब जो ये नेम है यहां पर मैं कैपिटल लेटर में डाल देता हूं। जैसे मैंने यहां पर कैपिटल लेटर में लिख दिया टेस्ट। मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि नेम के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो लोअर केस में आ रही है, मतलब कि स्मॉल लेटर में। हमने लिखा कैपिटल में था मगर इसने लोअर केस में इसे कन्वर्ट कर दिया। तो यही होते हैं हमारे डाटा ट्रांसफॉर्म के जो अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो इस तरह से हमें हेल्प करते हैं। ये जितने भी मेथड्स हैं ये सारे के सारे आपको ये गिटहब का जो हमने लिंक दिखाया था आपको स्टार्टिंग में, जहां पर यप का ये ऑफिशियल वेब पेज है, यहां पर जाकर आप ये सारे मेथड्स को पढ़ सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपको स्ट्रिंग के सारे मेथड्स दिखा रहा था, इसमें से काफी हमने यूज कर लिए हैं। अभी मैंने आपको लोअर केस भी दिखाया, ट्रिम भी दिखाया,
वो सारे के सारे यहाँ पर दे रखे हैं। इस तरह से यहाँ पर नंबर का भी हमने मेथड यूज किया था min, इंटीजर भी हमने एक मेथड यूज किया था। अगर राउंड फिगर में आपको कोई वैल्यू शो करनी है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, फ्लोर, सेल, ट्रंक, राउंड। ये सारे वही मेथड्स हैं जिससे रिलेटेड जावास्क्रिप्ट के अंदर अलग अलग मेथड्स आते हैं नंबर डाटा टाइप के अंदर। तो ये सब हम ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट कोर्स में सीख चुके हैं, मगर अगर आप इसको जल्दी से यहाँ पर फॉर्म के अंदर कुछ सेट करना चाहते हैं तो ये अलग अलग से मेथड आते हैं। आप राउंड के अंदर टाइप वैल्यू देकर जो उसकी की है उसके अंदर इन चारों में से कोई वैल्यू ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि अगर जो हमारा ये फॉर्म है इसके अंदर मुझे कोई कस्टम वैलिडेशन लगानी है। जैसे मैं चाहता हूं कि जो हमारा ये नेम वाली फील्ड है इसमें रजिस्टर के टाइम पे कोई एडमिन ना स्टोर कर पाए, मतलब कि इस तरह से एडमिन लिखकर इसको रजिस्टर ना कर पाए, तो इसके लिए मुझे अपनी कस्टम वैलिडेशन लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए भी यहाँ पर यप के अंदर एक इनबिल्ट मेथड आता है जिसका नाम होता है टेस्ट। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर जो मेरी ये नेम से रिलेटेड सारी वैलिडेशन है मैं इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूं। बेसिकली ये देखिए मैंने ऑलरेडी 3 वैलिडेशंस लगा रखी हैं, 3 नहीं 4 हैं, ड्रीम के साथ लोअर केस भी है। इसी के साथ मैं यहाँ पर ये भी सेट करना चाहता हूं कि इसमें कोई यूजर एडमिन ना लिख पाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो देखिए मैं उसको यहाँ पर कर लेता हूं। मैं यहाँ पर यूज करता हूं इसका मेथड जिसका नाम है टेस्ट। अब टेस्ट के अंदर हमारे को यहाँ पर 3 पैरामीटर्स देने होते हैं। सबसे पहला इससे आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें आता है एक नेम, इसका स्ट्रिंग नेम, आप इसको एक नेम देते हैं। फिर सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर आता है कि इसको मैसेज क्या शो करना है, जब भी यूजर टेस्ट पास नहीं करेगा तब क्या करना है। और तीसरे में आता है फंक्शन जिसके अंदर हम अपना खुद का फिल्टर सेट करते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो मैं यहाँ पर एंटर लगाता हूं, तो देखिए सबसे पहला पैरामीटर में मैं इसको एक नेम देता हूं जैसे नो एडमिन, मतलब कि जो हम ये टेस्ट का क्राइटेरिया बना रहे हैं इसका नेम भी होता है। आप बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट केस बना सकते हैं यहाँ पर, मगर जो मैं पहला बना रहा हूं इसका नाम मैंने रखा है नो एडमिन। इसके बाद अगर यूजर इस टेस्ट को क्लियर नहीं करेगा तो उसको मैसेज क्या शो करना है, तो जैसे मैं यहां लिख देता हूं एडमिन नॉट अलाउड। इसी के साथ अब हमारा मेन काम आता है जो है कि उसका मेरे को फिल्टर यहाँ पे सेट करना है जो चेक करेगा कि यूजर ने एडमिन तो नहीं डाल दिया कहीं। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाना होता है। तो एरो फंक्शन के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले एक पैरामीटर सेट ले लेता हूँ जिसका नाम मैं ले रहा हूँ जैसे वैल्यू। अब जो भी यूजर ने लिखा होगा वो वैल्यू नाम के हम वेरिएबल में पास कर रहे हैं, आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं। इसके अंदर मेरे को एक कंडीशन चेक करनी है, क्या वैल्यू जो वैल्यू की वैल्यू आ रही है वो कहीं बराबर तो नहीं है, मतलब कि नॉट इक्वल टू किसके, एडमिन के, कहीं यूजर ने एडमिन तो नहीं डाल दिया। देखिए अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब कि वो उसके बराबर नहीं है, एडमिन के बराबर नहीं है, तभी आपका ये नेम जो है ये सेव कर पाएंगे, मतलब कि हम इसको शो कर सकते हैं। और अगर इसकी वैल्यू आ जाती है फॉल्स, इसका मतलब आपने एडमिन ही नाम रखा है, तो यहां पर ये मैसेज शो हो जाएगा एडमिन नॉट अलाउड। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं आपको चेक कराता हूं। देखिए मैं यहां पर आया, सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, इसको क्लियर करता हूं और यहां पर एक फेक डाटा डाल देता हूं। अब बाकी तो सब ठीक है, यहां पर जो नेम आ रहा है इसकी जगह लिख देता हूं एडमिन और यहां पर रजिस्टर पर क्लिक करता हूं। तो देखिए यहां पर मैसेज आ गया एडमिन नॉट अलाउड। और अगर एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूं तो यहां पर अब कोई एरर नहीं आएगा। मैं क्लिक करता हूं और ये देखिए आप नाम कुछ और रख सकते हैं मगर एडमिन नहीं रख सकते। अगर आप एडमिन रखोगे तो यहां पर ये वैलिडेशन रूल का जो मैसेज है ये शो होने लगेगा। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हमने कोई लाइव वैलिडेशन चेक करनी है, मतलब कि जैसे हम यहां पर यूजर से उसका ईमेल ले रहे हैं, ये हमारे डाटाबेस में कहीं एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, पहले से ये ईमेल स्टोर तो नहीं है। अगर स्टोर है तब यूजर को यहां पर शो भी करना है कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो हमारे पास अभी कोई हमने खुद से कोई एपीआई तो क्रिएट नहीं की है, तो यहां पर हम फेक एपीआई यूज करेंगे जो कि है जेसन प्लेस होल्डर की। इसको हम अपनी पिछली कई वीडियोस में देख चुके हैं। ये वेबसाइट है jasonplaceholder.typecode.com, यहां से आप फेक डाटा ले सकते हैं एपीआईज का। तो देखिए जैसे यहां पर 10 यूजर्स का डाटा है रिसोर्सेज हेडिंग के अंदर, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये अलग अलग 10 यूजर्स का रिकॉर्ड है जिसके अंदर उनकी ईमेल आईडी भी आ रही है। अगर आप वैसे चेक करना चाहें जैसे हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, तो उसके लिए हम यहां पर लिखते हैं क्वेश्चन मार्क और फील्ड का नाम है ईमेल इक्वल्स टू, और जो भी मैंने ईमेल आईडी कॉपी करी है वो मैंने यहां पर डाली। देखिए जिस भी यूजर की ईमेल थी उसका रिकॉर्ड यहां पर दिख गया जिसे आप देख रहे हैं। तो हम इस तरह से ये ही एपीआई का यूज करके ये चेक करेंगे क्या यूजर ने जो ईमेल डाली है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है। अगर ऑलरेडी पड़ी है तो उसका रिकॉर्ड ऐड नहीं करना है, उसको पहले मैसेज शो करना है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये सब हम कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए जैसे मैं ईमेल में जाता हूं, यहीं पर मुझे वैलिडेशन लगानी है, तो अपनी कस्टम वैलिडेशन है उसके लिए मैं यहां पर टेस्ट मेथड का यूज करूंगा
और टेस्ट के अंदर मैं इसको एक नेम दे देता हूं, कोई भी एक नेम, जैसे मैं यहां पर रख रहा हूं चेक मेल, चेक ईमेल। इसी के साथ यहां पर एक मैसेज भी दिखा रहा हूं कि अगर ये वैलिडेशन रूल का आंसर फॉल्स आता है तो यहां पर क्या करना है, तो यहां पे मैसेज शो करना है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब इसके बाद हमारा मेन काम आता है, जैसे हम ऊपर भी देख चुके हैं, पहले नेम आता है, फिर वैलिडेशन का मैसेज आता है और लास्ट में आता है मेन फंक्शन जहां पर हमारी वैलिडेशन का चेकिंग होगी। तो यहां पर मैं इसका चेक लगाता हूं, तो इसके अंदर मैं एक असिंक फंक्शन पास कर रहा हूं, ये असिंक वैलिडेशन है और इसके अंदर एक एरो फंक्शन बना लेता हूं जिसके अंदर मैं एपीआई का डाटा चेक करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक वेरिएबल लेता हूं आरईएस, आरईएस मतलब रिस्पॉन्स, जो मेरे को सर्वर से मिलेगा और यहां पर मैं अवेट का यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर हो सकता है डाटा को फैच करने में थोड़ा टाइम लग जाए, तभी मैं यहां पर असिंक और अवेट का यूज कर रहा हूं। और यहां पे हमारा मेथड रहेगा फैच, जिससे हम एपीआई का डाटा फैच करते हैं। और यहां पर अपने टीडल कोड्स ले लेता हूं जो कि हम टेम्पलेट लिटल्स के अंदर यूज करते हैं और इसके अंदर अपना एपीआई का यूआरएल पास कर देता हूं। ये देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था। अब ये ईमेल की वाली जगह पे जहां पर एक्चुअल ईमेल आ रही है, यहां पर मुझे वो वैल्यू दिखानी है जो यूजर ने यहां पर पास की है। उसके लिए मैं यहां पर टेम्पलेट लिटल का यूज करते हुए $साइन लगाता हूं और कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि यहां पर मेरे को वेरिएबल की वैल्यू डलवानी है। ये देखिए, तो हम यहां पर चेक करेंगे यूजर की ईमेल डाल के, क्या ये डाटा यहां पर कुछ आ तो नहीं रहा। अगर कोई डाटा आया है इसका मतलब ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर जेसन का डाटा निकालने के लिए एक वेरिएबल बनाता हूं डाटा। यहां पर भी मैं अवेट का ही यूज करूंगा और जो भी मेरे पास रिस्पॉन्स आया उसमें से मेरे को जेसन का डाटा फैच करना है। ये देखिए, अब जो भी डाटा आया होगा वो हमारा डाटा नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। तो यहां पर हम चेक करेंगे रिटर्न डाटा डॉट लेंथ, उसकी लेंथ क्या है। अगर उसकी लेंथ 0 है तो इसका मतलब कि यहां पर आ जाएगा ट्रू। अगर रिटर्न ट्रू हुआ तो इसका मतलब ये डाटा ऑलरेडी नहीं है, तो इस डाटा को ऐड करने देना है। अगर यहां पर कोई भी वैल्यू आती है और इसका आंसर आता है फॉल्स, मतलब कि अगर यहां पर 1 वैल्यू भी इसको मिल जाती है, कोई भी डाटा एग्जिस्ट कर रहा है हमारे इस डाटाबेस में, तो इसका मतलब डाटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वो 0 के बराबर तो नहीं होगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी इस पूरी कंडीशन की फॉल्स। अगर फॉल्स आएगी तो हम यहां पर यूजर को ये मैसेज शो कर देंगे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, पैक करता हूं और यहां से किसी यूजर का ईमेल ले लेता हूं। जैसे ये एक ईमेल आ रहा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, जो सेकंड नंबर पे यूजर है एरविन करके। यहां पर मैंने रिफ्रेश किया, यहां पर मैं एक फेक डाटा डालता हूं पहले और ईमेल जो है उसको चेंज कर देता हूं जो हमारे डाटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट पड़ी है और यहां पर इसे क्लियर करता हूं। अब मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूं तो देखिए यहां पर मैसेज आ गया ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, जैसे यहां लिखा शाहाना, तो यहां कर दिए सिर्फ शान। अब देखिए यहां पर रजिस्टर हो जाएगा क्योंकि ये एग्जैक्ट ईमेल नहीं है, तो देखिए यहां पर ये स्टोर हो गया। तो इस तरह से हम लाइव चेकिंग भी कर सकते हैं अपने डाटाबेस में कि यूजर का नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं। जैसे नॉर्मल कहीं ईमेल की वेबसाइट्स करती हैं, आपकी ईमेल को चेक करती हैं कि डाटा एग्जिस्ट है कि नहीं। अब मैं आपको कोई कंडीशनल डाटा चेक करके दिखाता हूं। देखिए, मैं यहां पर चाहता हूं कि मेरे को ईमेल की जरूरत सिर्फ तभी है, अभी मैंने देखिए यहां पर लगाया हुआ रिक्वायर्ड। अगर यूजर यहां पर ईमेल ही नहीं डालेगा तो यहां पर ये मैसेज आता है ईमेल इज रिक्वायर्ड। मगर मैं चाहता हूं कि अगर यूजर की एज 25 या उससे ज्यादा है तभी ईमेल की रिक्वायरमेंट है। अगर उसकी एज 18 से 25 के बीच में, तब उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये हम कैसे लगाएंगे वैलिडेशन चेक। तो देखिए, इसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पर जो ये मेरा एज नाम की फील्ड है इसको कट करके यहां से इसको ईमेल से पहले डाल देता हूं, क्योंकि पहले यूजर ईमेल डालेगा तभी हम उसको बाद में चेक करेंगे। अगर उसकी एज 25 से ज्यादा है तभी ईमेल डालने की जरूरत है, वरना इसकी जरूरत नहीं है। तो ये सारा स्कीमा के अंदर मेरे को डिफाइन करना है। तो देखिए, मैं सबसे पहले यहां पर आऊंगा अपने ईमेल वाले फॉर्मेट में, जो ईमेल का मैंने स्कीमा डिफाइन किया हुआ है। अब यहां पर जो ये मैंने खुद के वैलिडेशन रूल लगाए थे पहले, ईमेल इनवैलिड ईमेल, ईमेल इज रिक्वायर्ड, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। इसको मैं यहां से कट कर लेता हूं और यहां पर जो ये मैंने टेस्ट लगाया था, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लगाया था, तो इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूं। ये कोड आपको हमारी गिटहब की रिपोजिटरी से मिल जाएगा, तो वहां पर आप देख सकते हैं मैं इसको कमेंट करके रख रहा हूं। अब यहीं पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मुझे खुद की एक वैलिडेशन रूल लगाना है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर एक मेथड आता है जिसका नाम होता है व्हेन। अब व्हेन के अंदर हमारे को यहां पे क्या करना होता है, हमारे को यहां पर 2 पैरामीटर्स लेने होते हैं। सबसे पहले मैं किस फील्ड पर यहां पर चेकिंग करना चाहता हूं, तो मैं एज फील्ड पर चेक लगाना चाहता हूं। देखिए, ईमेल के अंदर आप एज को चेक लगा रहे हैं, क्या एज की वैल्यू क्या है। उसके लिए यहां पर मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। ये देखिए, नीचे मैंने एक एक्स्ट्रा
ब्रेसेस लगा रखे हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ, कोमा को नीचे कर देता हूँ। ये देखिए, तो कोमा चाहिए, इसको कमेंट नहीं करना, बाकी सब कमेंट कर दिया, ताकि आपको जब ये कोड मिलेगा गिटहब से आप इसे चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर आकर मैं यहाँ पर चेक लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसके लिए सबसे पहली फील्ड आती है यहाँ पर इज। ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे हमारे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ स्टेटमेंट होती है। अगर स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तब हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आते हैं वहां पर, मगर यहाँ पर एक अलग से मेथड आता है देन। तो इसके अंदर जस्ट हमारे को यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाना है, जिसके अंदर मैं एज पास कर रहा हूँ, और यहाँ पर एज की वैल्यू को चेक करूंगा कि एज की जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू तो नहीं है किसके, 25 के। ये देखिए अगर यूजर ने जो भी एज डाली है अगर उसकी वैल्यू 25 या 25 से ज्यादा है तब यहां पर इसका आंसर आएगा ट्रू, और ट्रू इसकी अगर इसकी वैल्यू आ जाती है तब यहां पर देन चल पड़ेगा अपने आप। देन की वैल्यू सिर्फ तभी चलेगी अगर इसकी वैल्यू आई है ट्रू। तो यहां पर हमने फंक्शन के अंदर चेक किया है एज की वैल्यू 25 तो नहीं है, अगर उसकी वैल्यू फॉल्स आ जाती है तब ये देन भी नहीं चलेगा। अब देन के अंदर अगर आ जाता है तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर भी हमें एक एरो फंक्शन बनाना है, तो उसके अंदर भी मैं एक पैरामीटर पास करता हूं जैसे स्कीमा, और स्कीमा को मैं यहां पर चेक करूंगा। अब जो हमने वैलिडेशन रूल्स पहले लगाए थे अब उसकी जरूरत है, यहां पर मैं लिखूंगा इनवैलिड ईमेल अगर यूजर ने प्रॉपर ईमेल नहीं डाली है, और इसी के साथ अपना दूसरा वैलिडेशन रूल भी लगा लेता हूं जो मैंने पहले लगा रखा था, जैसे ईमेल इज रिक्वायर्ड। मगर यहां पर अब क्या है, ईमेल तब रिक्वायर्ड होगी अगर एज जो है 25 से ज्यादा है। अगर एज 25 से ज्यादा नहीं है तो ईमेल की भी कोई जरूरत नहीं है। तो इसको बेसिकली मैं नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूं, इसको भी यहां पर अपना दूसरा मेथड लगाता हूं रिक्वायर्ड। तो देखिए यहां पर मैंने मैसेज लगा दिया ईमेल इज रिक्वायर्ड इफ एज इज 25 और अबव, और यहां पर मेरे को एक रूल और भी डिफाइन करना पड़ेगा। अगर जो यूजर ने एज डाली है वो 25 से कम है तो यहां पर इस रिक्वायरमेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो वो हम कैसे बताएंगे, उसके लिए मैं यहां पर कोमा लगाऊंगा और यहां पर बाहर आ जाता हूं, और यहां पर हमारे पास एक मेथड आता है मतलब इसकी प्रॉपर्टी जिसका नाम है अदरवाइज। ये एल्स का काम करेगी, जैसे हमारी इफ स्टेटमेंट होती है तो इफ के अंदर हम यहां पर कंडीशन पास करते हैं, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो देन चल जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई है तो अदरवाइज चलेगा। तो अदरवाइज में हमें क्या करना है, यहां पर भी बिल्कुल इसी तरह से स्कीमा डिफाइन करना है, और इसके अंदर मैं यहां लिखता हूं स्कीमा डॉट नॉट रिक्वायर्ड। देखिए जैसे रिक्वायर्ड होता है वैसे नॉट रिक्वायर्ड भी एक मेथड होता है। तो अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो देन चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है एज कम है 25 से तो यहां पर नॉट रिक्वायर्ड लग जाएगा, मतलब कि ईमेल को डालना जरूरी नहीं है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, फाइल को एक बार रिफ्रेश करता हूं और यहां पर फेक डाटा डालता हूं। अब देखिए जो एज है ना मैं 25 से कम डाल देता हूं, जैसे 22। 18 से कम तो डाल ही नहीं सकते, वैसे मैंने वो वैलिडेशन रूल हटा दिया, आप वो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, मगर अभी के लिए जो वैलिडेशन रूल लगाया वो है 25 से अगर एज कम है तो यहां पर ईमेल डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए ईमेल का कोई वैलिडेशन का कोई मैसेज नहीं आएगा। देखिए यहां पर डाटा सबमिट हो चुका है और सब कुछ ठीक है, ईमेल खाली आ गया। और अगर मैंने यहां पर एज ही ज्यादा डाल दी है, जैसे डाल दी यहां पर 26, अब ईमेल नहीं डाली तो यहां पर मैसेज आ जाएगा, ये देखिए ईमेल इज रिक्वायर्ड इफ एज इज 25 और अबव। ईमेल डालनी जरूरी है जब एज 25 से ज्यादा है, और अगर 22 है या 25 से कुछ भी कम है तब इस तरह का कोई भी मैसेज नहीं आएगा और हमारा फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। अब मैं यहां पर आपको जैसे मैंने दूसरी फील्ड्स तो दिखा दी, टेक्स्ट दिखा दी, नंबर दिखा दी है, पासवर्ड दिखा दिए, ईमेल दिखाई है, इसी तरह से मैं आपको एक चेकबॉक्स का भी एग्जांपल दिखा देता हूं। मैं यहां पर एक फील्ड लेता हूं जैसे स्किल्स करके, जिसके अंदर मल्टीपल स्किल्स डाल देता हूं और उसको वैलिडेट कैसे करना है वो भी बताता हूं। उसके लिए मैं यहां पर आता हूं अपने फॉर्म वाले पेज में, और यहां पर क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले एक लेबल ले लेता हूं जिसका नाम मैं रख लेता हूं जैसे स्किल्स, और इसके अंदर कहीं इनपुट टाइप चेकबॉक्स ले लेता हूं जिसके अंदर अलग अलग यहां पर स्किल सेट कर देता हूं, जैसे रिएक्ट, नोड.जेएस। तो उसके लिए यहां पर जैसे ये इनपुट फील्ड है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, इसकी के अंदर चेंज कर दूंगा, यहां पर टाइप में पास कर देता हूं चेकबॉक्स, और इसका नेम मैं सेम रख देता हूं जैसे स्किल्स। तो यहां पर कोई प्लेस होल्डर नहीं होगा, इसको हटा देता हूं। तो जो नेम मैंने इसके अंदर पास किया है इसकी बेसिकली एक वैल्यू भी मेरे को सेट करनी पड़ेगी, तो यहां पर एक वैल्यू भी ले लेता हूं। हर चेकबॉक्स की वैल्यू अलग होगी, तो यहां पर मैं कोड्स के अंदर वो वैल्यू देता हूं जैसे रिएक्ट। यूजर को दिखाने के लिए ये इनपुट बॉक्स किसके लिए है तो यहां पर लिख भी देता हूं रिएक्ट। अब मैं इसी का डुप्लीकेट कर लेता हूं 2-3 बार, और एक में लिख देता हूं जैसे कि नोड.जेएस, और एक में लिख दिया जैसे जावास्क्रिप्ट।
यहां पर भी वैल्यू चेंज कर देता हूं, Node.js, जावास्क्रिप्ट। और इसका अगर कोई एरर आता है तो उसके लिए भी मैं इस तरह से पैराग्राफ यहां पर डाल देता हूं। और यहां पर जो मेरी फील्ड है उसका नाम है स्किल्स, तो उसी को यहां पर प्लेस कर देता हूं। ये देखिए, तो यहां पर ये मेरा फॉर्म का काम कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहां पर स्किल्स लिया है, 3 इनपुट बॉक्स ले लिए चेक बॉक्स के, React.js, Node.js और जावास्क्रिप्ट। अब मैं इसके लिए वैलिडेशन रूल भी डिफाइन कर देता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं सबसे लास्ट में आता हूं यहां पर और यहां पर लेता हूं स्किल्स, जो कि मेरी फील्ड का नाम है। यहां पर लिखूंगा यप। अब देखिए बहुत सारी वैल्यूज इसके अंदर आने वाली है, तो उसके लिए मेरे को लेना है एरे। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जहां पर मैंने आपको स्लाइड्स के अंदर दिखाया था कि इसके अंदर एरेज नाम की भी एक फील्ड होती है जिसकी अलग अलग वैलिडेशन रूल्स आते हैं। तो पहले आपको बताना ये एरे है और इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए यहां पर मेथड आता है ऑफ, अंदर हम लिखेंगे यप डॉट स्ट्रिंग। ये देखिए, तो मैंने बताया कि जो स्किल्स है वो एक एरे होना चाहिए, उसके अंदर सारी फील्ड्स यहां पर स्ट्रिंग होनी चाहिए। अब यहां पर मैं अपना दूसरा वैलिडेशन रूल भी लगाता हूं। मैं चाहता हूं कि मिनिमम 2 स्किल्स को यहां पर क्लिक करना जरूरी है, मतलब कि चेक करना जरूरी है। तो उसके लिए यहां पर मैं मेन का यूज करूंगा कि मिनिमम यहां पर 2 वैल्यूज होनी चाहिए। अगर यूजर नहीं डालता तो यहां पर मैसेज भी लिख देता हूं, सिलेक्ट एटलीस्ट 2 स्किल्स। और अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास यहां पर 7-8 स्किल्स हैं तो आप मैक्सिमम का भी अगर कुछ सेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बेसिकली अभी मैंने 3 ही फील्ड ले रखे हैं, मगर मैं उसको समझा देता हूं कैसे करेंगे वो भी। मैक्स लगा के जैसे मैंने सेट कर दिया, 3 को ही मैक्सिमम वैल्यूज को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर भी मैं एक मैसेज सेट कर देता हूं, यू कैन सेलेक्ट एट मोस्ट 3 स्किल्स। तो ज्यादा से ज्यादा यूजर 3 ही स्किल्स पर क्लिक कर सकता है और मिनिमम 2 को तो करना जरूरी है। अभी तो हमारे फॉर्म में सिर्फ 3 ही फील्ड्स है, मगर अगर यहां पर 10 फील्ड्स हों तब हम मैक्सिमम का भी यहां पर यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया और ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि 3 फील्ड्स आ रही हैं, React, Node, जावास्क्रिप्ट। मैं सबसे पहले इसको रिफ्रेश करता हूं और यहां पर फेक फिलर से फॉर्म को फिल कर देता हूं। ये देखिए कर दिया। अब यहां पर सिर्फ मैं एक ही फील्ड पे क्लिक करता हूं, रजिस्टर पे क्लिक करता हूं, तो देखिए यहां पर मैसेज आ गया, सिलेक्ट एटलीस्ट 2 स्किल्स। अगर मैं यहां पर 2 पे क्लिक करूंगा तो देखिए मैसेज चला गया और अब हमारा फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। ये देखिए फॉर्म सबमिट हो चुका है और आप देख रहे हैं कि एरे जो है यहां पर स्किल के अंदर एरे आ गया। 0 इंडेक्स पे रेक्ट है, 1 इंडेक्स पे यहां पर जावास्क्रिप्ट की वैल्यू है। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम यहां पर चेक बॉक्सेस का भी यूज कर सकते हैं। अब लास्ट में आपको दिखाता हूं, देखिए यप में आपको ये चीजें पता लग गई होंगी कि कैसे हम यहां पर वैलिडेशन के रूल डिफाइन करते हैं। ये सभी रूल्स आपको यप की ऑफिशियल गिटहब के लिंक पर मिल जाएंगे। मैं आपको सभी तो नहीं बता रहा हूं। अब यहां पर मैं आपको एक मेन यूज इसका और दिखाता हूं यप का। देखिए यप का एक बेनिफिट तो आपने देख लिया कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन रूल्स आप बना सकते हैं और इसको अलग फाइल में स्टोर कर सकते हैं। बस आपकी ये वाली फाइल बिल्कुल सिंपल दिखेगी। इसका एक यूज और भी है। देखिए अगर आपने ये वैलिडेशन रूल एक बार बना दिए, मान लेते हैं कि आपकी वेबसाइट में पासवर्ड नाम की फील्ड के कहीं सारे फॉर्म्स हैं। एक पेज तो है जहां पर यूजर रजिस्टर करेगा, तो वहां पर भी पासवर्ड की फील्ड होगी। एक पेज होगा जहां पर यूजर साइन इन करेगा, मतलब कि आपकी वेबसाइट पे लॉग इन करेगा, वहां पर भी पासवर्ड की जरूरत होगी। तो आपको 2 अलग अलग बार जाके ये पासवर्ड फील्ड लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक बार वैलिडेशन जो रूल बना दिए उसको रीयूज भी कर सकते हैं। ये सब कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको पूरा एग्जांपल तो नहीं करके दिखाऊंगा, यहां पर बस आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे स्कीमा को यूज करना है। तो मान लेते हैं कि हमारी एक फील्ड है ईमेल के लिए। ईमेल और पासवर्ड हम बार बार चेक करते हैं, तो उसको मैं अलग से एक फाइल के अंदर डिफाइन कर देता हूं। कैसे करेंगे मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो उसके लिए जैसे मान लेते हैं कि मैं यहां पर सोर्स में जाकर एक नया फोल्डर बना देता हूं जिसका नाम ही रख देता हूं वैलिडेशंस, और वैलिडेशंस के अंदर एक फोल्डर और बना देता हूं जैसे फील्ड्स करके, जिसके अंदर अलग अलग फील्ड्स की यहां पर वैलिडेशंस हम बना सकते हैं। अब देखिए फील्ड्स के अंदर मैं यहां पर 2 फाइलें बनाता हूं। पहली वाली फाइल का नाम यहां पर रहेगा जैसे ईमेल, जहां पर सिर्फ ईमेल की वैलिडेशन मैं स्कीमा डिफाइन कर रहा हूं। तो उसका नाम जैसे मैं यूं रख देता हूं email डॉट स्कीमा डॉट js। ऐसा नाम रखना जरूरी नहीं है, मगर यहां से क्लियर हो जाएगा कि ये ईमेल की स्कीमा फाइल है। बिल्कुल इसी तरह से मैं पासवर्ड के लिए भी बना लेता हूं। ये देखिए अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जहां पर जैसे मैंने इस वाली फाइल के अंदर सबसे पहले इंक्लूड किया था यप को, इसी को मैं दोनों फाइल्स के अंदर डाल देता हूं, पासवर्ड वाली फील्ड के अंदर भी, ईमेल वाली स्कीमा के फाइल के अंदर भी। अब यहां पर मैं एक फंक्शन बनाता हूं ईमेल स्कीमा और इसको एक्सपोर्ट भी कर देता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने यहां पर यप लगाकर यहां पर इसको बता दी कि इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू आनी चाहिए।
यहां पर मैं एंटर लगा देता हूं। इसी के साथ यहां पर एक वैलिडेशन रूल लगा रहा हूं ईमेल का। अगर यूजर प्रॉपर ईमेल नहीं डालता तो यहां पर मैसेज आ जाएगा इनवैलिड ईमेल। इसी के साथ यहां पर रिक्वायर्ड का भी वैलिडेशन रूल लगा लेता हूं। ईमेल इज रिक्वायर्ड, तो ये मैंने क्या किया, एक अलग से फाइल बना दी है ईमेल के लिए, जिसको मैं बार बार किसी अलग अलग फॉर्म के अंदर भी यूज कर सकता हूं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने ये फील्ड बनाई है, मैं अपना पासवर्ड के लिए भी बना लेता हूं। तो यहां से मैं इधर आता हूं और यहां पर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं जिसका नाम मैं रख रहा हूं पासवर्ड स्कीमा। तो देखिए सबसे पहला वैलिडेशन रूल मैंने यहां पर लगा दिया कि इसमें स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए। अब मैं यहां पर एक वैलिडेशन रूल और लगा लेता हूं, जैसे कि मिनिमम 6 कैरेक्टर का पासवर्ड तो होना ही चाहिए, मिनिमम 6 कैरेक्टर्स। उसके बाद मैं यहां पर मैचेस मेथड यूज करूंगा, जिसका यूज होता है रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए। तो मैं यहां पर एक ऐसा वैलिडेशन रूल लगा रहा हूं कि जो मेरा पासवर्ड है, मतलब कि जो यूजर पासवर्ड रख रहा है, उसमें एटलीस्ट एक अपर लेटर में कैरेक्टर होना चाहिए, ए से जेड के बीच में। तो उसको हम कैसे लगाएंगे, तो मैंने यहां पर ये रेगुलर एक्सप्रेशन लगा दिया। देखिए अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो मैंने इससे रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखी हैं पीएचपी कोर्स के अंदर, जहां पर मैंने डिटेल में रेगुलर एक्सप्रेशंस को समझाया। तो वही रूल मैं यहां पर लगा रहा हूं। तो देखिए मैंने यहां पर एक वैलिडेशन रूल लगा दिया कि पासवर्ड में कम से कम यहां पर एक ए से जेड के बीच में एक अपर केस लेटर होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा आगे कर लेता हूं। बिल्कुल इसी तरह से मैं एक यहां पर रेगुलर एक्सप्रेशन और लगा रहा हूं कि इसके अंदर एक नंबर भी जरूर होना चाहिए, 0 से 9 के बीच में। तो यहां पर मैंने मैसेज लिख दिया एटलीस्ट 1 नंबर, एक नंबर भी होना चाहिए पासवर्ड के बीच में, और इसको डालना भी जरूरी है। तो इसके लिए मैं यहां पर लगा लेता हूं रिक्वायर्ड, और यहां पे मैसेज भी डाल दिया पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। अब मैंने ये 2 अलग अलग से फाइल बना ली, ईमेल स्कीमा और पासवर्ड स्कीमा। अब इसको मैं अलग अलग फॉर्म्स के अंदर यूज कर सकता हूं। मैं आपको प्रॉपर कोई फॉर्म तो नहीं बना के दिखा रहा, मगर एक स्कीमा की फाइल बना देता हूं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ये फाइल बनाई है। बिल्कुल इसी तरह से मैं एक फाइल और बना लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं, इतने कोड को मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूं और एक फाइल यहां पर सोर्स फोल्डर के अंदर बनाता हूं। बेसिकली मैं इसको वैलिडेशन के अंदर ही बना देता हूं। अब मान लीजिए मेरा लॉगिन का फॉर्म है, तो यहां पर मेरे वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूं जैसे लॉगिन स्कीमा, और इसके अंदर सिर्फ 2 ही फील्ड्स होंगी, ईमेल और पासवर्ड। ईमेल के ऊपर मेरे को ईमेल वाला स्कीमा अप्लाई करना है। जो मैंने ईमेल नाम का ये स्कीमा बनाया, इसको मैं इस तरह यूज करना चाहता हूं। मैं अलग से कुछ नई वैलिडेशन रूल नहीं लिखना चाहता। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर मैं इंपोर्ट करूंगा ईमेल स्कीमा को। ये देखिए मैंने यहां पर इसे इंपोर्ट कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से मैं दूसरी फील्ड को भी इंपोर्ट कर लेता हूं, मतलब कि पासवर्ड वाली फील्ड को। ये देखिए यहां पर मैंने पासवर्ड स्कीमा को भी इंपोर्ट कर लिया, मतलब कि जो मैंने 2 अलग अलग स्कीमा की वेरिएबल्स की फाइल बनाई थी, इसको मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। इसी को मैं किसी और पेज में भी यूज कर सकता हूं। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक ही पेज के अंदर यूज करके दिखा रहा हूं। तो यहां पर जो ईमेल स्कीमा है उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, और पासवर्ड नाम की मान लेते हैं मेरे पास कोई एक फील्ड है, उस पे मैं ये पासवर्ड स्कीमा अप्लाई कर देता हूं। तो इस तरह से मैंने जो ये मेरा स्कीमा मैंने अलग से फाइलें बनाई हैं, उसको यहां पर भी लॉगिन की फाइल में भी यूज कर सकता हूं और दूसरी फाइल में भी। मान लेते कि मेरी एक फाइल और है जहां पर मैं यूजर को रजिस्टर करूंगा, वहां पर भी ईमेल और पासवर्ड की जरूरत है। तो यहां पर मैं इसी फाइल के अंदर इसको बना लेता हूं। तो ये मैंने बना लिया रजिस्टर स्कीमा। तो इसके अंदर एक फील्ड होगी नेम। तो नेम के वैलिडेशन रूल मैं यहां पर लगा लेता हूं, नेम इज रिक्वायर्ड। ईमेल और पासवर्ड का स्कीमा यहीं से आ जाएगा, जो मैंने अलग से फाइलें बना रखी हैं। और इसके साथ जैसे मैंने को कंफर्म पासवर्ड भी लगाना है, तो यहां पर मैं कंफर्म पासवर्ड भी एक फील्ड बना लेता हूं। ये 1 ऑफ मैंने लगा दिया, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, जहां पर हमने कंफर्म पासवर्ड के लिए पूरा सेट किया था। बिल्कुल इसी को भी मैं यूज कर लेता हूं, रिक्वायर्ड को भी यहां से कॉपी किया। तो इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं, ये देखिए। तो देखिए जिस फील्ड के लिए मेरे को वैलिडेशन रूल लगाना था, मतलब कि स्कीमा बनाना था, वो तो मैंने कर दिया। जिसके लिए मैंने एक फाइल अलग से बना रखी है, उसको रीयूज कर लिया। इसको मैंने लॉगिन वाले स्कीमा में भी यूज कर लिया और इधर भी यूज कर लिया। पासवर्ड को भी इसी तरह से यूज कर लिए, दोनों फील्ड्स के। तो इसका यप का एक बहुत बड़ा ये भी बेनिफिट है, अगर आपने कोई स्कीमा बना लिया तो आप इसको मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर भी यूज कर सकते हो। तो अभी मैंने कोई फॉर्म तो नहीं बनाया, मगर आपको यहां से समझ में आ गया होगा
कि कैसे मैं अलग अलग फॉर्म्स के अंदर भी एक स्कीमा को यूज कर सकता हूं। तो जो भी हमने इस वीडियो के अंदर कोड किया है वो आपको हमारी गिटहब की रिपोजिटरी से मिल जाएगा, जिसका यूजर नेम भी है yahoo-baba। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ एक रिपोजिटरी है react.js कोर्स कोड। यहां पर जाकर आप जो भी हमने कोड किया इस वीडियो के अंदर वो सारा का सारा कोड आपको यहां से मिल जाएगा। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।